हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू मार्गदर्शन द लर्निंग वर्ल्ड में। प्रस्तुत है घटना चक्र नागरिक शास्त्र श्रृंखला का 22वां भाग। इस वीडियो में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं अन्य परीक्षा संस्थानों द्वारा आयोजित टीजीटी, पीजीटी, जीडीसी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी प्रश्न हैं। इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न मुद्दों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, यदि कोई हथियार नहीं होंगे तो कोई युद्ध नहीं होगा, यह धारणा किस पर आधारित है? ऑप्शंस हैं सुरक्षा, शक्ति का संतुलन, राष्ट्रवाद या निशस्त्रीकरण। तो यदि कोई हथियार नहीं होंगे तो कोई युद्ध नहीं होगा, यह धारणा निशस्त्रीकरण पर आधारित है। युद्ध की आकांक्षा समाप्त करने हेतु सैनिक शक्ति कम और मौजूदा हथियारों में कमी व नियंत्रण करना ही निशस्त्रीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन या स्थिरता के निश्चित तत्व के रूप में शक्ति संतुलन का वर्णन किसने किया है? ऑप्शन है क्विंसी राइट, जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर, एनजे स्पाइकमैन या लॉर्ड कास्लेरो। तो सही विकल्प है जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर। जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन या स्थिरता के निश्चित तत्व के रूप में शक्ति संतुलन का वर्णन करते हैं। शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सबसे पुराने व महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है, जिसकी स्थापना हेतु राष्ट्रों या राज्यों को सदैव प्रयत्नशील रहना पड़ता है। सामान्यतः शक्ति संतुलन बड़े राष्ट्रों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्ता के लगभग बराबर वितरण के रूप में शक्ति संतुलन शब्द का उपयोग किसने किया? तो यहाँ ऑप्शन मार्गेनथाउ सही होगा। सत्ता के लगभग बराबर वितरण में शक्ति का संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पावर शब्द का उपयोग मार्गेनथाउ ने किया है। मार्गेनथाउ ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन में योगदान दिया। इनकी पुस्तक राष्ट्रों के बीच राजनीति यानी पॉलिटिक्स एमंग नेशन बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रगति का निर्धारण क्या करता है? राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय हित, परिवर्तनीय हित या शांति समझौता। तो विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण राष्ट्रीय हित के द्वारा होता है। नीति विभिन्न कारणों से निर्धारित होती है, जैसे भूगोल, इतिहास, परंपरा, सामाजिक बनावट, राजनीतिक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और आर्थिक स्थिति, सैन्य शक्ति, जनता की इच्छा व शीर्ष नेतृत्व का निर्णय इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न है, जॉर्ज कोहेन ने राष्ट्रीय हित की व्याख्या तीन तत्वों में से किसे शामिल नहीं किया? यानी जॉर्ज और कोहेन ने राष्ट्रीय हित की व्याख्या में तीन तत्व शामिल है, चौथा नहीं है, उसकी पहचान करती हैं। तो इसमें भौतिक जीविता, स्वाधीनता और आर्थिक निर्वाह जॉर्ज कोहेन के राष्ट्रीय हित की व्याख्या में सम्मिलित है, जबकि सुरक्षा इन तीन तत्वों में सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत सभी के लिए एक और एक के लिए सभी पर आधारित है? तो ये बहुत ही फेमस सवाल है और इसका आंसर होगा सामूहिक सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए
सामूहिक सुरक्षा सभी देशों के मध्य पारस्परिक सहयोग पर आधारित रणनीति है, जिसका उद्देश्य किसी भी देश पर किया गया आक्रमण पर सब पर आक्रमण माना जाएगा और आक्रमणकर्ता के खिलाफ सभी देश एकजुट होकर प्रतिकार करेंगे। इस प्रकार सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत सभी के लिए एक और एक के लिए सभी पर आधारित है। अगला प्रश्न है, कौन सा हित प्राथमिक और अस्थायी दोनों हितों से उभर सकता है? ऑप्शन है परिवर्तनीय हित, समान हित, पूरक हित या विशिष्ट हित। तो एक निश्चित परिस्थितियों में राष्ट्रीय हित के लिए परिवर्तनीय हित को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका अर्थ है, तो प्रश्न है कौन सा हित प्राथमिक और अस्थायी दोनों हितों से उभर सकता है? तो सही आंसर होगा परिवर्तनीय हित प्राथमिक और अस्थायी दोनों हितों से उभर सकता है। एक निश्चित परिस्थितियों में राष्ट्रीय हित के लिए इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अर्थ में परिवर्तनीय हित प्राथमिक और अस्थायी हित दोनों से अलग हो सकता है। ये परिवर्तनशील हित मुख्य रूप से व्यक्तित्व, सार्वजनिक राय, अनुभागीय हित, पक्षपातपूर्ण राजनीति और नैतिक लोकमार्ग जैसे कारणों द्वारा निर्धारित होते हैं। किसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता माना जाता है? तो ह्यूगो ग्रोसियस को अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून, जिसे राष्ट्र के कानूनों के रूप में भी जाना जाता है, राष्ट्रों के बीच संबंधों में आमतौर पर स्वीकृत मापदंडों और मानकों का समूह है। यह युद्ध, कूटनीति, व्यापार और मानवाधिकार सहित विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों के लिए मानक दिशा निर्देश और एक सामान्य वैचारिक ढांचा स्थापित करता है। इसका उद्देश्य स्थिर, सुसंगत और संगठित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, समत्व से असमत्व में निरंतर परिवर्तन होने वाला क्या है? तो समत्व से असमत्व में निरंतर परिवर्तित होने वाला शक्ति का संतुलन होता है। सामान्य तौर पर शक्ति संतुलन को विभिन्न देशों के मध्य शक्ति की समानता के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक अपने लक्ष्य का प्राप्ति के लिए अधिकतम शक्ति अर्जित करना चाहता है। इस प्रक्रिया में शक्ति संतुलन समत्व से असमत्व में निरंतर परिवर्तित होता रहता है। नेक्स्ट, सामूहिक सुरक्षा निम्न में से किससे अधिक व्यवस्थित है? तो सामूहिक सुरक्षा शक्ति संतुलन से अधिक व्यवस्थित है। सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन दोनों ही शक्ति प्रबंध के साधन हैं, किंतु सामूहिक सुरक्षा शक्ति के संतुलन से अधिक व्यवस्थित है, क्योंकि सामूहिक सुरक्षा से जुड़ी कार्यवाही किसी न किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था या कानून के अंतर्गत होती है, जबकि शक्ति संतुलन राष्ट्रों के मध्य स्वतः परिवर्तित होता है, जिससे बड़े राष्ट्रों का खतरा बना रहता है। अगला प्रश्न है, उन लक्ष्यों और उद्देश्यों या साध्यों के बारे में दूसरों को समझाने की कला क्या है जो सुरक्षित होने के लिए वांछित है? तो ये है प्रोपेगेंडा, यानी प्रचार प्रसार। राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने के संदर्भ में उन लक्ष्यों और उद्देश्यों यानी साधनों के बारे में दूसरों को समझाने की कला प्रोपेगेंडा या प्रचार प्रसार है। यह वस्तुतः एक प्रकार की विक्रय कला यानी सेल्समैनशिप है, जिसके माध्यम से वांछित राष्ट्रीय लक्ष्यों को सुरक्षित करने के लिए अन्य राष्ट्रों को प्रभावित किया जाता है। शक्ति संतुलन व्यवस्था के संतुलन का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला साधन क्या है? तो शक्ति संतुलन व्यवस्था में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला साधन सहसंबंध एग्रीमेंट यानी समझौता होता है।
सहसंबंध यानी समझौता शक्ति संतुलन व्यवस्था के संतुलन का सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला साधन है। जब कोई राज्य यह महसूस करता है कि वह बड़े राज्यों से मुकाबला नहीं कर सकता, तब वह सुरक्षा का लक्ष्य पाने के लिए किसी शक्तिशाली राज्य से सहसंबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष रूस ने घोषणा किया कि अब वह नाटो देशों में हथियारों को लक्षित नहीं करेगा? ऑप्शन है 1997, 1998, 1999 या सन 2000। तो रूस ने यह घोषणा किया कि नाटो देशों में हथियारों को लक्षित नहीं करेगा सन 1997 में। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद मई 97 में पेरिस में आयोजित नाटो सम्मेलन में नाटो और रूस के मध्य पारस्परिक संबंधों और सुरक्षा हेतु सहयोग के भावी रोडमैप पर हस्ताक्षर किए गए। इसी संदर्भ में रूस ने घोषणा किया कि वह अब नाटो देशों में हथियारों को लक्षित नहीं करेगा। किन देशों के मध्य फर्क का विवाद है? तो ये बहुत ही फेमस सवाल है, भारत और बांग्लादेश के बीच। फर्क का विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य पानी के बंटवारे से संबंधित है। फरक्काबाद के द्वारा गंगा नदी के पानी को हुगली नदी के बहाव को बनाए रखने के लिए छोड़ दिया जाता है। कोलकाता बंदरगाह का संचालन हुगली नदी के जल स्तर पर निर्भर है। इस प्रक्रिया में बांग्लादेश में गंगा नदी का जल प्रवाह कम हो जाता है और वहाँ सूखे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश से भारत ने सन 1992 में पूर्ण कूटनीतिक संबंध स्थापित किए? तो वह देश है इजराइल। 29 जनवरी 1992 को भारत के विदेश सचिव द्वारा इजराइल के साथ पूर्ण कूटनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए भारत सरकार के निर्णय की घोषणा की गई। इसके पश्चात इजराइल के साथ सुषुप्त संबंधों में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक युग का सूत्रपात हुआ। अगला प्रश्न है, कौन अंतर्राष्ट्रीयतावाद में विश्वास रखता है? तो वुड्रो विल्सन अंतर्राष्ट्रीयतावाद में विश्वास रखते हैं। वुड्रो विल्सन अंतर्राष्ट्रीयतावाद में विश्वास करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक थे। आदर्शवाद अंतर्राष्ट्रीय समाज का एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करता है जो शक्ति की राजनीति यानी पावर पॉलिटिक्स, इमोरलिटी और वायलेंस से मुक्त हो, तभी इसे शांतिमय रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसने यह कहा कि अंतर्राष्ट्रीयतावाद का मार्ग राष्ट्रवाद से गुजरता है? ऑप्शन है F.L. सुमा, ए जिमर्न, मार्टिन किंग्सले या R.M. हचिसन। तो अंतर्राष्ट्रीयतावाद का मार्ग राष्ट्रवाद से गुजरता है, ये A.E. जिमर्न का फेमस कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1688 में हुए गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध किस देश से था? तो ये तो बहुत ही इजी सवाल है। 1688 के गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध इंग्लैंड से था। इंग्लैंड में जेम्स द्वितीय के शासन यानी 1685 से 88 में राजा तथा ब्रिटिश संसद के मध्य संघर्ष अपने चरम बिंदु पर पहुंच गया था। उसकी निरंकुशता, अड़ियलपन और मनमाने ढंग से त्रस्त होकर जनता ने विद्रोह कर दिया। फलस्वरूप जेम्स द्वितीय की पुत्री मेरी और उनके पति विलियम को इंग्लैंड की सत्ता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट, शक्ति संतुलन की स्थापना के लिए कौन सा साधन नहीं है?
तो विभाजन एवं शासन की नीति शक्ति संतुलन की स्थापना का साधन है। मध्यवर्ती राज्य भी शक्ति संतुलन की स्थापना के साधन में आता है और हस्तक्षेप भी, जबकि उदारीकरण की नीति शक्ति संतुलन की स्थापना के साधन के रूप में नहीं माना जाता है। उदारीकरण की नीति शक्ति संतुलन की स्थापना का साधन नहीं है, जबकि विभाजन शासन की नीति मध्यवर्ती राज्य तथा हस्तक्षेप राज्यों के मध्य शक्ति संतुलन के साधन हैं। इसके अतिरिक्त क्षतिपूर्ति, सशक्तिकरण तथा मैत्री संधियां भी शक्ति संतुलन के साधन माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था अनुमति नहीं देती है किसकी? शस्त्रीकरण की, तटस्थता की, दोनों की या किसी की नहीं? तो सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था तटस्थता की अनुमति नहीं देती है। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के तहत विभिन्न राष्ट्र सामूहिक रूप से मिलकर किसी संभावित आक्रमण से मुकाबला के लिए कृत संकल्प होते हैं। इसके तहत किसी एक के विरुद्ध किया गया आक्रमण सभी के विरुद्ध आक्रमण माना जाता है तथा सभी मिलकर सामूहिक रूप से उसका मुकाबला करते हैं। इसके तहत आक्रमण से रक्षा के लिए शस्त्रीकरण को आवश्यक माना जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दो, क्योंकि यदि वह जग गया तो दुनिया को हिला देगा। यह कथन किसके बारे में है? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, जापान या चीन। तो ये कथन चीन के बारे में कहा गया है। यह चीन के बारे में नेपोलियन का फेमस कथन है। अगला प्रश्न की राज्य क्रांति का स्वरूप क्या था? क्या फ्रांस की क्रांति बुर्जुआ थी, सर्वहारा थी या समाजवादी थी या नव लोकतांत्रिक? तो फ्रांस की क्रांति का स्वरूप बुर्जुआ था। फ्रांस की क्रांति बुर्जुआ स्वरूप का था क्योंकि 16वीं और 17वीं शताब्दी में फ्रांस में मध्यम वर्ग सचेत और सुसंगठित हो चला था, क्योंकि बढ़ता हुआ व्यवसाय उनके हाथ में था। लेकिन इस समय राजतंत्र का केंद्रीकरण बढ़ता ही जा रहा था। पुरातन सामंती व्यवस्था में बूर्बो वंश का लुई 14वां जैसे शासक यहाँ जो कहा करता था मैं ही राज्य हूँ, लुई 16वां के काल 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति में वैचारिक योगदान रूसो, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू ने दिया। अगला प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित। कथन है, यह मानने के लिए कारण है कि राष्ट्र का युग अब समाप्ति की ओर है। कारण है, राष्ट्र के कारण नए राष्ट्रों का जन्म, साम्राज्यों के विघटन और सीमाओं का पुनर्निर्धारण हुआ है। जिस प्रकार परिवार और समुदाय अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं, उसी प्रकार राष्ट्र का अस्तित्व भी बना रहेगा। इसलिए यह कहना कि राष्ट्र का युग अब समाप्त हो गया है, कथन गलत है। इन सभी संस्थाओं का संबंध भावनात्मक स्थिति से होता है, चाहे वह परिवार, समुदाय हो या राष्ट्र। अतः इसे कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। तो कथन एक गलत हो ऐसा विकल्प डी है, जिसमें ए असत्य है और आर सत्य है। इस प्रकार विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है, विकासशील देशों के अल्प विकास का कारण है। तो विकासशील देशों के अल्प विकास का कारण की पहचान करना है। ऑप्शन है ढांचागत सुविधाओं का अभाव अल्प विकास का कारण है, परंपरागत कृषि भी अल्प विकास का कारण है, दक्ष एवं ईमानदार प्रशासकों का अभाव भी विकासशील देशों के अल्प विकास के कारण में सम्मिलित है। यानी सभी कारण, इनमें से सभी विकल्प सही है।
विकासशील देशों के अल्प विकास के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं, जिसमें ढांचागत सुविधाओं का अभाव, परंपरागत कृषि, दक्ष ईमानदार प्रशासकों का अभाव, लोगों की जीवन प्रत्याशा में कमी, शिक्षितों एवं स्तरीय शिक्षा का अभाव, कम प्रति व्यक्ति आय आदि सम्मिलित हैं। सन 1965 में भारत पाक युद्ध में सन 1965 में भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान का शासक कौन था? तो सन 1965 में पाकिस्तान का शासक यानी राष्ट्रपति अयूब खान थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत पाकिस्तान संबंधों के विषय में द्विपक्षीयता के सिद्धांत का निम्न में से किसमें समावेश किया गया? तो द्विपक्षीयता के सिद्धांत का समावेश किस समझौता के अंतर्गत किया गया था? ऑप्शन है ताशकंद, शिमला, कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव या गुजरात सिद्धांत। तो यहाँ पे विकल्प शिमला समझौता सही है। 1972 में भारत पाक युद्ध के बाद 1972 में भारत पाक युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला में एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। इसे शिमला समझौता कहते हैं। इसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल थे। इस समझौते में भारत पाकिस्तान संबंधों के विषय में द्विपक्षीयता के सिद्धांत का समावेश किया गया है, यानी भारत पाक के बीच कोई भी समस्या का समाधान दोनों पक्ष आपस में मिल बैठकर ही सुलझाएंगे, तीसरे पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की ओर ध्यान दें तो इस समझौते के जो प्रावधान थे शिमला समझौते के, वो इस प्रकार है। दोनों देश अपने संघर्ष और विवाद समाप्त करने का प्रयास करेंगे। उपमहाद्वीप में अस्थायी मित्रता के लिए कार्य भी किया जाएगा। एक दूसरे के विरुद्ध बल प्रयोग नहीं करेंगे और न ही प्रादेशिक अखंडता की अवहेलना करेंगे। व्यापार तथा संचार को बढ़ावा दिया जाएगा। आर्थिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक संबंधों को बेहतर बनाया जाएगा और दोनों अपने विवादित मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से निपटाएंगे। ऐसा प्रावधान शिमला समझौता के अंतर्गत किया गया था। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे इंदिरा गांधी और जे.ए. भुट्टो। शिमला समझौता किन देशों के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान। बांग्लादेश में 1971 में भारत के हस्तक्षेप का कारण था मानवीय हस्तक्षेप। सन 1955 में पाकिस्तान सरकार ने पूर्वी बंगाल का नाम बदलकर पूर्वी पाकिस्तान कर दिया। पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान की उपेक्षा और दमन की शुरुआत यहीं से होती है। यही तनाव 70 के दशक आते आते अपने चरम पर पहुंच गया। पाकिस्तानी शासक याह्या खान द्वारा लोकप्रिय अवामी लीग और उसके नेताओं को प्रताड़ित किया जाने लगा। इसी के फलस्वरूप बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में बांग्लादेश का स्वाधीनता आंदोलन शुरू हुआ। बांग्लादेश में खून की नदियां बही, लाखों बंगाली मारे गए तथा वर्ष 1971 के खूनी संघर्ष में 10 लाख से ज़्यादा बांग्लादेशी शरणार्थी भारत में शरण लेकर रहने लगे।
इन शरणार्थियों की समस्या न केवल एक आर्थिक समस्या थी, बल्कि भारत के लिए यह राजनीतिक अस्थायित्व और एकीकरण की भी समस्या थी। अतः भारत को इस संघर्ष में आत्मरक्षा के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। पाकिस्तानी सेना ने अंततः 16 दिसंबर सन 1971 को भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना तथा मुजीबुर रहमान इसके प्रथम प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और श्रीलंका समझौता संपन्न हुआ था कब? तो सन 1987 में भारत और श्रीलंका के मध्य समझौता हुआ था। भारत और श्रीलंका के बीच तमिल जातीय समस्या से उत्पन्न तनाव को दूर करने के लिए भारत श्रीलंका समझौता पर कोलंबो में सन 1987 29 जुलाई 1987 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अंतर्गत भारत ने अपनी शांति सेना को श्रीलंका में भेजा था। नेक्स्ट प्रश्न है, मित्र राष्ट्रों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की व्यवस्था बनाए रखने में किस सम्मेलन का महत्वपूर्ण योगदान था? प्रश्न है, मित्र राष्ट्रों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की व्यवस्था बनाए रखने में किस सम्मेलन का महत्वपूर्ण योगदान था? ऑप्शन है माल्टा सम्मेलन 1945, याल्टा सम्मेलन 1945। तो ऑप्शन बी सही है, याल्टा सम्मेलन 1945 मित्र राष्ट्रों के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की व्यवस्था बनाए रखने के लिए रूस के क्रीमिया प्रायद्वीप में याल्टा नामक स्थान पर 4 से 11 जुलाई 1945 के मध्य एक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसे याल्टा सम्मेलन कहते हैं। प्रश्न है, भारत सोवियत संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो सन 1971 में भारत सोवियत संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। भारत और सोवियत संघ के संबंधों में महत्वपूर्ण बात यह है कि 9 अगस्त 1971 में सोवियत संघ और भारत के बीच शांति, मैत्री और सहयोग के बारे में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए। इससे भारतीय उपमहाद्वीप में शांति स्थिरता स्थापित होने में बड़ी मदद मिली। इसमें भारत के विरुद्ध किसी आक्रमण का खतरा उत्पन्न होने पर रूस द्वारा सहयोग का आश्वासन भी प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, चीन के नेताओं की भारत की यात्रा के दौरान किन स्थानों पर चीन सेनाओं की घुसपैठ पर समस्या हुई थी? तो लद्दाख के डेप्सांग और चुनार में ये समस्या उत्पन्न हुई थी। प्रश्न है, मार्शल योजना का संबंध किससे है? मार्शल योजना का संबंध पश्चिमी यूरोप की सहायता से है। अमेरिकी विदेश सचिव जॉर्ज मार्शल ने 5 जून 1947 को अपनी योजना की घोषणा की हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। इस योजना को यूरोपीय पुनरुत्थान योजना यानी यूरोपियन रिकवरी प्लान के नाम से जाना जाता है। इसी प्लान को हम मार्शल प्लान के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न है, भूतपूर्व सोवियत संविधान ने अपनी संघीय इकाइयों को कुछ ऐसे अधिकार दिए जो भारतीय और अमेरिकी संघों ने अपनी इकाइयों को नहीं दिए थे। तो इन 2 अधिकारों की पहचान करना है। वो अधिकार कौन कौन से थे जो भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान ने अपने संघीय इकाइयों को प्रदान किए थे? विदेश शक्तियों के साथ सहसंबंध स्थापित करना और संघ से अलग होने की शक्ति सोवियत संविधान ने अपने संघीय इकाइयों को प्रदान किए थे। इस प्रकार ऑप्शन ए सही है। प्रश्न है, मिखाइल गोर्बाचोव ने प्रस्तावित किया था। तो मिखाइल गोर्बाचोव ने क्या प्रस्तावित किया था? ग्लासनोस्ट एवं पेरेस्ट्रोइका। सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्निर्माण और ग्लासनोस्ट यानी खुलापन नामक कार्यक्रमों को प्रारंभ किया था। पेरेस्ट्रोइका
के द्वारा गोर्बाचेव आर्थिक विकास तेज करके आर्थिक पुनर्निर्माण चाहते थे और ग्लासनोस्ट का सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में विस्तार था। प्रश्न है, जब 1967 में आसियान की स्थापना हुई तो कौन सा देश इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन है मलेशिया, सिंगापुर, लाओस या फिलीपींस। तो 1967 में आसियान की स्थापना के समय लाओस इसका सदस्य नहीं था। आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। यह दक्षिण पूर्वी एशिया का एक क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। इसका उद्देश्य पूरी तरह से असैनिक है। 8 अगस्त 1967 को दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के सहयोग से इसकी स्थापना हुई। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 10 हो गई है। इसका केंद्रीय सचिवालय जकार्ता यानी इंडोनेशिया में है। ब्रुनेई 1994 में, वियतनाम 1995 में, लाओस म्यांमार 1997 में और कंबोडिया 1999 में इसका सदस्य बना। भारत, चीन के अतिरिक्त यूरोपीय यूनियन, जापान इसके पूर्व डायलॉग साझेदार हैं। प्रश्न है, G15 देशों के प्रथम शिखर सम्मेलन 1990 का स्थल था, यानी G15 प्रथम शिखर सम्मेलन 1990 में कहाँ हुआ था? तो ये कुआलालंपुर में हुआ था। G15 का प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड के सितंबर 1989 में आयोजित गुट निरपेक्ष आंदोलन के 9वें शिखर सम्मेलन में किया गया था। इसका उद्देश्य दक्षिण दक्षिण सहयोग और उत्तर दक्षिण संवाद स्थापित करना था। G15 देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 1 से 3 जून 1990 को आयोजित हुआ था। प्रारंभ में G15 15 सदस्य थे, लेकिन अभी 17 सदस्य हैं। प्रश्न है, उरुग्वे चर्चा के दौर का परिणाम क्या हुआ? तो उरुग्वे चर्चा के दौर का परिणाम विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना के रूप में हुआ। बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के 8वें एवं अंतिम चक्र का प्रारंभ दिसंबर 1986 में पुंटा डेल एस्ट्रे, उरुग्वे में हुआ। अंतिम रूप से उरुग्वे समझौते पर अप्रैल 1994 में मराकस में हस्ताक्षर किया गया। इसी समझौते पर 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना या संगठन की गई। प्रश्न है, नाटो संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? ऑप्शंस हैं सन 1948 में, 1949 में, 1950 में या 1951 में। तो नाटो संधि पर नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इस संगठन के अंतर्गत सामूहिक सुरक्षा की दृष्टि से सदस्य राज्य बाहरी हमले की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 30 है। मोटेनेग्रो 5 जून 2017 को इसका 29वां तथा मैसेडोनिया में 6 फरवरी 2019 को इसका 30वां, मैसेडोनिया 6 जनवरी 2019 को 30वां सदस्य बना। नाटो की स्थापना के समय इसकी सदस्य संख्या 12 थी। जेंस स्टोल्टेनबर्ग वर्तमान में इसके महासचिव हैं। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। प्रश्न है, सेंटो की स्थापना कब हुई थी?
ऑप्शन है 1954, 1955, 1956 या 1957। तो सेंटो की स्थापना 1955 में की गई थी। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन संधि 1955 को बगदाद समझौते के फलस्वरूप हुआ था। यह एक सैनिक संधि थी। टर्की, ईरान, ब्रिटेन और पाकिस्तान ने इसे मिलकर सेंटो का नाम दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा सैन्य संगठन नहीं है? तो इसमें आपको जो सैन्य संगठन नहीं है उसका पहचान करना है। नाटो एक सैन्य संगठन है, सेंटो और सीटो भी एक सैन्य संगठन है, जबकि अमेरिकी राज्यों का संगठन एक सैन्य संगठन नहीं है। नेक्स्ट, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है। ऑप्शन है एक सैनिक संगठन, एक आर्थिक संगठन, एक सांस्कृतिक संगठन या एक बहुउद्देशीय क्षेत्रीय संगठन। तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन एक सैनिक गठबंधन है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो एक सैनिक संगठन है। इसका वर्ष 1949 में गठन किया गया था। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन एक सैनिक संगठन है। इसका सन 1949 में गठन किया गया था। साम्यवादी साम्राज्य का डर तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए सोवियत विस्तारवाद के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र की सफलता के प्रति गंभीर शंका इत्यादि कारणों ने नाटो के गठन का मार्ग प्रशस्त किया था। तृतीय विश्व यानी थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो थर्ड वर्ल्ड पदावली का सर्वप्रथम प्रयोग अल्फ्रेड सॉवी के द्वारा किया गया, जो एक फ्रांसीसी विद्वान थे। इस शब्द से अल्फ्रेड सॉवी का संकेत उन अफ्रीकी एशियाई देशों की तरफ था जो सदियों तक उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की जकड़ में थे। तृतीय विश्व युद्ध के देश प्रायः आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए तथा कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। वहाँ तीव्र जनसंख्या वृद्धि, अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था तथा भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं पाई जाती हैं। थर्ड वर्ल्ड यानी तीसरी दुनिया से तात्पर्य है एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश जो पहले गुलाम थे। कौन तृतीय विश्व युद्ध के प्रश्न है, कौन थर्ड वर्ल्ड के सदस्य हैं? तो भारत, नाइजीरिया और श्रीलंका थर्ड वर्ल्ड के सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। परमाणु अप्रसार संधि कब अस्तित्व में आई थी? ऑप्शंस हैं 1968, 1970, 1962 या 1972। एनपीटी 1968 में अस्तित्व में आई थी। 1 जनवरी 1968 को अमेरिका तथा अन्य 61 देशों ने परमाणु अप्रसार संधि यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए, परंतु यह संधि वास्तव में 5 मार्च 1970 को प्रभावी हुई। परमाणु अप्रसार संधि पर अमेरिका और सोवियत संघ ने कब हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शंस है 1971 के पूर्व, 1971 के पश्चात, 1975 के पश्चात या सभी विकल्प असत्य हैं। परमाणु अप्रसार संधि पर अमेरिका और सोवियत संघ ने 1971 के पूर्व हस्ताक्षर किए थे। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है बर्नार्ड बरूच, मार्गेंथाउ, प्रोफेसर लिपमैन या जॉर्ज कैनन। कोल्ड वार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बर्नार्ड बरूच द्वारा किया गया था। बर्नार्ड बरूच ने 1946 में पहली बार कोल्ड वार यानी शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस तथा यूएसए के बीच वैचारिक संघर्ष तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसे शीत युद्ध कहा गया। यह युद्ध पत्र पत्रिकाओं, रेडियो प्रचार के साधनों से लड़ा गया। यह वास्तविक युद्ध न होकर युद्ध का वातावरण था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे निलंबित मृत्युदंड की संज्ञा दी थी।
KPS मेनन के अनुसार यह दो विचारधाराओं यानी पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच युद्ध था। दो पद्धतियों लोकतंत्र और जनतंत्र के बीच युद्ध था। दो गुटों नाटो और वर्साई पैक्ट के बीच युद्ध था। दो राज्यों अमेरिका और रूस के बीच युद्ध था। सामान्यतः शीत युद्ध शब्द का प्रयोग अंग्रेज लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने 19 अक्टूबर 1945 को यू एंड द एटॉमिक बॉम्ब नाम से प्रकाशित अपने निबंध में किया था। शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बर्नार्ड बरूच द्वारा किया गया था। शीत युद्ध शब्द का अर्थ है महाशक्तियों के बीच तनावपूर्ण संबंध से। शीत युद्ध का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दो विरोधी महाशक्तियों के बीच तनावपूर्ण संबंध। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के काल में शीत युद्ध शब्द का प्रयोग उन भारी तनावपूर्ण संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता रहा जो सोवियत संघ और यूएसए के बीच धीरे धीरे विकसित हुए थे। किसका संबंध शीत युद्ध से नहीं है? ऑप्शंस है फुलटन भाषण, ट्रूमैन सिद्धांत, मार्शल योजना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शीत युद्ध का संबंध उपयुक्त ऑप्शनों में से किसी से नहीं है। फुलटन भाषण, ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना तीनों का संबंध शीत युद्ध से है। 5 मार्च 1946 को अमेरिका के फुलटन नामक स्थान पर चर्चिल द्वारा दिए गए भाषण में आधुनिक रूप से शीत युद्ध का आरंभ किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने 12 मार्च 1947 को यह घोषित की। नेक्स्ट, बेल्जियम और हॉलैंड किन देशों के बीच मध्यवर्ती राज्य का कार्य करते हैं? ऑप्शन है फ्रांस और इंग्लैंड, ऑप्शन 2 फ्रांस और जर्मनी। तो फ्रांस और जर्मनी ही सही है। फ्रांस और जर्मनी बेल्जियम और हॉलैंड के बीच मध्यवर्ती राज्य के रूप में कार्य करते हैं। शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए मध्यवर्ती राज्य आवश्यक होते हैं। मध्यवर्ती राज्य यानी बफर स्टेट का काम है दोनों बड़े अमित्र राष्ट्रों को अलग रखकर उनमें युद्ध छिड़ने की गुंजाइश को कम करना। उदाहरण के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले रूस और जर्मनी के बीच पोलैंड एक बफर स्टेट था। बेल्जियम और हॉलैंड दोनों फ्रांस तथा जर्मनी के मध्यवर्ती राज्य हैं। जर्मनी, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया के बीच जर्मनी, इटली, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच स्विट्जरलैंड एक बफर स्टेट है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने किस अवधारणा का समर्थन किया है? ऑप्शंस हैं प्राकृतिक अधिकार, वैदिक अधिकार का या संवैधानिक अधिकार का या बाइबल में उल्लिखित अधिकारों का। तो फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने प्राकृतिक अधिकार की अवधारणा का समर्थन किया है। दोनों ही क्रांतियां ऐसे विचारों एवं आदर्शों की उपज थीं जिन्होंने प्राकृतिक तथा समानता के अधिकारों के आधार पर देश तथा समाज की उन्नति की मांग की थी। प्रश्न है कौन सा वर्ष क्यूबा संकट से जुड़ा हुआ है? ऑप्शंस हैं 1960, 1962, 1961। तो क्यूबा संकट से जुड़ा वर्ष है 1962। 1962 में क्यूबा में सोवियत संघ ने मिसाइल अड्डा बनाने का निर्णय लिया। इसके विरोध स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका ने 23 अक्टूबर 1962 को अमेरिकी महाद्वीप की शांति व सुरक्षा को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा क्यूबा के बंदरगाहों की नाकेबंदी कर दी थी। यह घटना क्यूबा संकट के नाम से जानी जाती है। प्रश्न है भारत ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध किस वर्ष प्रारंभ किए थे? ऑप्शन है 1989, 1992, 1996 या 1998।
तो भारत ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनीतिक संबंध 1992 में स्थापित किया। भारत ने इजराइल को सितंबर 1950 में ही मान्यता प्रदान कर दिया था, परंतु विभिन्न कारणों से एक लंबे समय तक उसमें पूर्ण राजनयिक संबंध नहीं स्थापित किया। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन हैं? ये सन 2002 में आया प्रश्न है, यानी सन 2001 में जो प्रधानमंत्री थे वो रनिल विक्रमसिंघे थे। कोलंबो प्रस्ताव का संबंध किससे है? कोलंबो प्रस्ताव का संबंध भारत चीन की सीमा विवाद से है। 21 नवंबर 1962 को चीन ने भारत के साथ युद्ध विराम की घोषणा की। भारत चीन सीमा विवाद के हल के लिए श्रीलंका, घाना, इंडोनेशिया, मिस्र, म्यांमार, कोलंबिया, एशिया और अफ्रीका के इन गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने दिसंबर 1962 में कोलंबो में सम्मेलन किया, जिसके फलस्वरूप 12 दिसंबर 1962 को भारत चीन विवाद के समाधान के लिए कोलंबो प्रस्ताव सामने आया। भारत इसे स्वीकार कर लिया, परंतु चीन ने इसे अस्वीकार कर दिया था। कोलंबो समझौता 1962 का संबंध भारत चीन सीमा विवाद से है। ऑप्शन ए सही है। भारत और चीन के बीच लड़ाई किस साल लड़ी गई थी? ऑप्शन है 1959, 1962, 1964 या 1967। तो 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, इसलिए ऑप्शन बी 1962 सही है। मैकमोहन रेखा स्थित है किन देशों के बीच? ये बताना है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच, भारत चीन के बीच। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच विद्यमान है। भारत पाकिस्तान के बीच जो रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा, वो रेड क्लिफ है। पाक जल संधि के द्वारा भारत एवं श्रीलंका का विभाजन होता है। अगला प्रश्न है, हांगकांग ब्रिटेन द्वारा चीन को कब हस्तांतरित किया गया? तो वर्ष 1984 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर और चीनी समकक्ष झाओ जियांग ने एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें यह तय किया गया कि ब्रिटेन हांगकांग की प्रभुसत्ता 30 जून 1997 को मध्य रात्रि के समय चीन को सौंप देगा। समझौते के अनुसार 1 जुलाई 1997 को हांगकांग के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर क्रिस पैटन ने हांगकांग छोड़ दिया। तो 1 जुलाई होगा 1997। तो ऑप्शन ए बी सही होगा, नहीं तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। वारसा पैक्ट कब समाप्त हुआ था? ऑप्शन है जुलाई 90, जुलाई 1991, अगस्त 1990 या कोई नहीं। तो वारसा पैक्ट जुलाई 1991 को समाप्त हुआ था। 14 मई 1955 को सोवियत संघ ने वारसा पैक्ट की स्थापना की। वारसा पैक्ट नाटो का साम्यवादी प्रत्युत्तर था। इसका प्रधान कार्यालय मॉस्को में था। सोवियत संघ के अतिरिक्त इसके अन्य सदस्य अल्बानिया, बुल्गारिया, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया थे। इस पैक्ट के अनुसार अनुच्छेद 4 में कहा गया कि किसी सदस्य पर आक्रमण होने पर सभी सदस्य सभी प्रकार की सहायता करेंगे। 1 जुलाई 1991 को सैनिक संगठन के रूप में वारसा पैक्ट को समाप्त कर दिया गया। वारसा पैक्ट का गठन कब हुआ था? सन 1955 में वारसा पैक्ट का गठन हुआ था। किसका संबंध गुट निरपेक्ष आंदोलन से नहीं है? ऑप्शंस है जवाहरलाल नेहरू का संबंध है, कर्नल नासिर का भी संबंध है, मार्शल टीटो का भी संबंध,
नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से है, जबकि विंस्टन चर्चिल का संबंध गुटनिरपेक्ष आंदोलन से नहीं है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के तीन बड़े स्तंभ जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर जो मिस्र के थे और मार्शल टीटो जो यूगोस्लाविया के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन के आधार पर सिद्धांत आधारित स्वतंत्र विदेश नीति के निर्माण के पक्षधर थे। विंस्टन चर्चिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश पीएम थे। मार्शल योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ऑप्शंस हैं सोवियत नियंत्रण के तहत युद्धग्रस्त देशों के पुनर्निर्माण में बाधा डालना। ऑप्शन बी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन बनाना या सोवियत संघ के बढ़ते वर्चस्व को रोकना। तो मार्शल योजना का प्राथमिक उद्देश्य था सोवियत संघ के बढ़ते वर्चस्व को रोकना। इस योजना ने अमेरिका की साम्यवाद अवरोध की नीति को सफल बनाने में सहायता दिया। यह योजना अमेरिकी विदेश सचिव मार्शल के सुझाव पर लागू की गई थी, जिसके नाम पर इसे मार्शल योजना भी कहा जाता है। शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित किया गया? ऑप्शंस हैं कोरिया के संकट के समय और पहला ही ऑप्शन सही है। शांति के लिए एकता प्रस्ताव कोरिया संकट के समय पारित किया गया जून 1950 में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्पन्न गतिरोध को समाप्त करने के लिए सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत महासभा ने 3 नवंबर 1950 को शांति के लिए एकता प्रस्ताव स्वीकार किया। प्रश्न है कौन राष्ट्रीय हित को विश्व राजनीति का अंतिम और निर्णायक तत्व मानता है? ऑप्शंस है मार्गेनथाउ, वी डाइक, जोसेफ फ्रैंकल या पॉल सिब्री। तो मार्गेनथाउ राष्ट्रीय हित को विश्व राजनीति का अंतिम और निर्णायक तत्व मानते हैं। राष्ट्रीय हित की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण धारणा है। राष्ट्रीय हित विदेश नीति के संचालन से संबंधित है, जैसा कि जोसेफ फ्रैंकल ने राष्ट्रीय हित को विदेश नीति का आधारभूत सिद्धांत माना है। प्रत्येक राष्ट्र के राष्ट्रीय हित अलग अलग होते हैं और प्रत्येक देश अपनी विदेश नीति का निर्माण अपने राष्ट्रीय हित के परिदृश्य में ही करता है। नेक्स्ट प्रश्न है एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उदय का कारण क्या था? ऑप्शंस हैं चेकोस्लोवाकिया का विघटन, ऑप्शन बी सोवियत संघ का विघटन। तो ऑप्शन बी ही सही है, सोवियत संघ का विघटन एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उदय का कारण था। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत संघ के विघटन के कारण विश्व शक्ति संरचना में संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया, इसलिए एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हुआ। वर्ष 1990 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व की एकमात्र शक्ति के रूप में उदय हुआ है। अगला प्रश्न है शीत युद्ध के अंत का प्रमुख परिणाम क्या था? ऑप्शन है समाजवाद का सुदृढ़ होना, नहीं। साम्यवादी देशों की शक्ति में वृद्धि होना, नहीं। बाजार अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता। सही आंसर। चीन में साम्यवाद का अवसान, नहीं। तो सही आंसर है बाजार अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता। शीत युद्ध के अंत का प्रमुख परिणाम बाजार अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के रूप में हुई। सोवियत संघ के विघटन तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना से अर्थव्यवस्था के नियंत्रण की जगह बाजार अर्थव्यवस्था को लोकप्रियता प्राप्त हुई। इसी का परिणाम रहा कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO अस्तित्व में आया। प्रश्न है इनमें से किस घटना को शीत युद्ध के समापन का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है? ऑप्शंस हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म, नहीं। परमाणु अप्रसार संधि की रचना, नहीं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का बिखराव, नहीं।
सोवियत संघ का पतन। तो शीत युद्ध के समापन का महत्वपूर्ण घटना सोवियत संघ का पतन माना जाता है। शीत युद्ध के अंत का मुख्य कारण सोवियत संघ रूस में उभरता हुआ आर्थिक और राजनीतिक संकट था, जिससे उसका पतन हो गया। साथ ही साथ पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का दस्त होना भी शीत युद्ध के अंत का कारण बना। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर ध्यान दें तो शीत युद्ध की समाप्ति के परिणाम स्वरूप खाड़ी संकट यानी 1989 से 90 के समय सोवियत संघ और अमेरिका ने मिलजुल कर सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का समर्थन किया। जर्मनी का एकीकरण हो गया, बर्लिन की दीवार का पतन हो गया, वार्सा पैक्ट भंग कर दिया गया तथा दो महाशक्तियों के मध्य में मधुर संबंधों का सूत्रपात हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, सिद्धांतों में कौन सा सोवियत संघ के रोकथाम की अमेरिकी नीति से संबंधित था? ऑप्शंस हैं मुनरो सिद्धांत, ऑप्शन बी ट्रूमैन सिद्धांत। तो ऑप्शन बी ट्रूमैन सिद्धांत ही सही है। ट्रूमैन सिद्धांत सोवियत संघ के रोकथाम की अमेरिकी नीति से संबंधित है। 12 मार्च 1947 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने साम्यवादी प्रसार को रोकने की अमेरिकी नीति की घोषणा की। इस नीति के अनुसार दुनिया में जहां कहीं भी शांति भंग करने वाला प्रत्यक्ष या परोक्ष कार्य होगा, वहां संयुक्त राज्य अमेरिका सुरक्षा संकट में मानी जाएगी और वह उसे रोकने का पूरा प्रयत्न करेगा। अगला प्रश्न है, यूएसए और यूएसएसआर के संदर्भ में डेटांत यानी दितांत का अर्थ है दोनों के मध्य तनाव में शिथिलता। संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के संदर्भ में देतांत का अर्थ है दोनों के मध्य तनाव में शिथिलता। 1962 ईस्वी में क्यूबा संकट के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के व्यवहार में आए परिवर्तन को तनाव शिथिलता यानी देतांत कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि क्यूबा संकट के बाद दोनों देशों के मध्य चल रहे शीत युद्ध के वातावरण में कमी आई तथा उनके मध्य सहयोग एवं शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना का विकास होने लगा। देतांत फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है तनाव में शिथिलता। कौन भाषा को एक राष्ट्रवाद के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक मानता है? ऑप्शंस हैं मैजिनी, फिक्टे, रेंजेम्यू या उपयुक्त सभी। तो मैजिनी, फिक्टे और रेंजेम्यू सभी भाषा को राष्ट्रवाद के विकास का महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। राष्ट्रवाद का जनक जर्मन कवि गॉटफ्रेड हर्डर को माना जाता है। मैजिनी, फिक्टे और रेंजेम्यू तीनों ने भाषा को राष्ट्रवाद के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक माना है। 18वीं सदी में पहली बार राष्ट्रवाद शब्द का प्रयोग हर्डर ने ही किया था। उस समय यह सिद्धांत दिया गया कि राष्ट्र केवल समान भाषा, समान नस्ल, धर्म और क्षेत्र से बनता है। अगला प्रश्न है, किसने उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में व्याख्यायित किया? ऑप्शन है समीर अमीन नहीं, डेविड हेड नहीं, फ्रांसिस फुकुयामा ने उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में व्याख्यायित किया है। अमेरिकी लेखक और राजनीतिक विचारक फ्रांसिस फुकुयामा अपने इस विचार के लिए जाने जाते हैं कि शीत युद्ध के अंत में उदार लोकतंत्र की विश्वव्यापी विजय ने मानव इतिहास की प्रगति में अंतिम वैचारिक चरण को चिन्हित किया है। फुकुयामा ने 1989 में एक पत्रिका में प्रकाशित अपनी थीसिस में कहा कि पश्चिमी शैली का उदारवादी लोकतंत्र न केवल शीत युद्ध का विजेता था बल्कि इतिहास की लंबी यात्रा में अंतिम वैचारिक चरण था। प्रश्न है,
नेहरू विश्व के सामने अपने देश की आवाज़ थे। विशेष दुनिया के साथ अपने देश की नीति के दार्शनिक निर्माता और मंत्री थे। अन्य किसी देश में कोई व्यक्ति विदेश नीति के निर्माण में इतनी प्रभावी भूमिका अदा नहीं करता जितनी नेहरू भारत में करते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन माइकल ब्रेशर, ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी एमओ मथाई या ऑप्शन डी रजनी कोठारी। तो माइकल ब्रेशर का कथन है कि नेहरू विश्व के सामने अपने देश की आवाज़ थे। विशेष दुनिया के साथ अपने देश की नीति के दार्शनिक निर्माता और मंत्री थे। अन्य किसी देश में कोई व्यक्ति विदेश नीति के निर्माण में इतनी प्रभावी भूमिका अदा नहीं करता जितनी नेहरू भारत में करते हैं। माइकल ब्रेशर का फेमस कथन है। ब्रांट आयोग के अध्यक्ष विली ब्रांट किस देश के रहने वाले थे? ऑप्शन यूएसए, इंग्लैंड, मैक्सिको या पश्चिमी जर्मनी। तो ब्रांट आयोग के अध्यक्ष विली ब्रांट पश्चिमी जर्मनी के रहने वाले थे। नवंबर 1977 को संयुक्त राष्ट्र ने पश्चिमी जर्मनी के पूर्व चांसलर विली ब्रांट की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय विकास विषयों पर एक स्वतंत्र आयोग की स्थापना की। इस 18 सदस्यीय उत्तर दक्षिण के संयुक्त आयोजन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को पुनर्गठित करने के उन प्रयासों का नामांकन करना था जिन्हें व्यापकतम समर्थन प्राप्त हो सके। ब्रांट आयोग दिसंबर 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। लैटिन अमेरिका में tlatelolco संधि का संबंध किस विषय से है? ऑप्शंस हैं रसायन, हथियार, परमाणु हथियार। तो tlatelolco संधि का संबंध परमाणु हथियार से है। यह संधि 14 फरवरी 1967 को हस्ताक्षरित हुई तथा 22 अप्रैल 1968 को प्रभावी हुई। इस संधि के द्वारा लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई देश इस क्षेत्र को परमाणु मुक्त रखने पर सहमत हुए थे। बराक ओबामा की चीन नीति को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पैसिफिक पॉइंट पॉलिसी, ऑप्शन बी लूप पैसिफिक पॉलिसी, ऑप्शन सी पिवट टू एशिया पॉलिसी। तो ऑप्शन सी सही है। बराक ओबामा की चीन नीति को पिवट टू एशिया पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। बराक ओबामा प्रशासन ने जनवरी 2012 में इसे प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय सुरक्षा संबंधों को और विकसित करना तथा उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं के साथ संबंधों को और गहरा करना था। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मनिर्णय के अधिकार का विस्तृत प्रयोग कब हुआ? ऑप्शंस हैं प्रथम विश्व युद्ध के समय और उसके पश्चात। ऑप्शन एक ही सही है। आत्मनिर्णय का अधिकार का विस्तृत प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के समय और उसके बाद के समय में हुआ। नेक्स्ट, वैश्विक स्तर पर परमाणु ऊर्जा संबंधी मामले के लिए गठित संगठन का नाम है? क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, IAEA, यानी ऑप्शन डी सही है। वैश्विक स्तर पर परमाणु ऊर्जा संबंधी मामले के लिए गठित संगठन का अंतर्राष्ट्रीय नाम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। यह अभिकरण नाभिकीय ऊर्जा के शांति उपयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ इसके सैन्य उपयोग को भी नियंत्रित करने का प्रयास करता है। अमेरिका से खाद्य सुरक्षा पर सहमति के पश्चात भारत ने किस प्रस्ताव पर सहमति दिया था? तो अमेरिका से खाद्य सुरक्षा पर सहमति के पश्चात भारत ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सरलीकरण समझौते पर हस्ताक्षर किया था। स्टार वार कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध रीगन के सशस्त्रीकरण कार्यक्रम का नाम था?